सर। नमस्ते, स्वागत है आपका एक बार और दिल से स्टोरीज़ पर। आज हमारे साथ एक और हमारे गेस्ट हैं, पुनीत लोटिया जी, नमस्कार। नमस्ते पराग जी। हाय एवरीवन। तो सर थोड़ा अपना परिचय दीजिए, है ना, हमारे यस दर्शकों सर, के लिए अपना। बिल्कुल। तो मैं हूँ पुनीत लोटिया, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, गिटार बजाता हूँ। आई प्रोड्यूस सम सॉन्ग्स एंड आई डू फ्रीलांस गिटारिंग। और 18-19 साल से मैं गिटार बजा रहा हूँ। और 8-9 साल से प्रोफेशनली आई प्ले। आई टूर द कंट्री एंड बाहर भी कुछ शोज करता हूँ, लाइव शोज। और आई टीच ऑल्सो स्टूडेंट्स कुछ म्यूजिक इंस्टीट्यूट्स में, और घर पे भी सिखाता हूँ बच्चों को गिटार। तो जी, म्यूजिक ही करता हूँ फुल टाइम। वेरी नाइस। और काफ़ी सौभाग्य है आपके स्टूडेंट्स का जो आप ज जिनके आप टीचर होते हैं, है ना? तो बात करते हैं सर आपके बारे में। तो यस। आपको संगीत में रुचि कैसे हुई? अ, ऐसा है कि पराग जी, बचपन से ना मेरी मॉम बहुत पुराने गाने सुनती ही रहती थी दिन भर। कैसेट प्लेयर जब से आया आता था ना, तो हमारे घर पे एक टेप था। और ए साइड बी वाले पुराने गाने कंटिन्यूस चलते रहते हैं सबकॉन्शियस में। मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ प्रेग्नेंट थी तभी से सुनती है, तो मेरे सबकॉन्शियस में उसका असर पड़ गया है। जो गाने पता नहीं होने चाहिए मेरे जनरेशन को, वो सब मुझे पता है, 50 60 70 सब सब। तो जैसे ही बड़ा हुआ तो गाने अपने आप में मतलब बोल देता था, लिरिक्स के साथ, म्यूजिक पीसेस के साथ, ऐसे मेरे जहन में बैठे हुए थे। बस तो फिर एक बार मैं कहीं ऐसे पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, वहाँ पे मैंने देखा गिटार क्लास का बोर्ड। तो मैंने कहा अपने पास टाइम है तो ऐसे ही कुछ हॉबी ऐसा शुरू करते हैं। शुरू किया तो इंटरेस्ट आ गया उसमें। पुराने गाने से शुरू हुआ। मतलब सर ने जो पहले गाने दिए वही था, ऐसे छू कर मेरे मन को अजीब दास था। तो अच्छा लगने लगा मुझे। और मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ कि आई वॉज अ वेरी एवरेज किड स्कूल में। 70% एकदम, ना ज़्यादा ना कम, एकदम एवरेज, हर चीज़ में एवरेज। पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ में आई वॉज एक्सेलिंग। जो भी स्टूडेंट्स थे वहाँ पे 3-4, उसमें सबसे अच्छा मैं बजा रहा था एक एक महीने के अंदर। तो पहली बार ऐसा लगा कि यार ये चीज़ छोड़ेंगे नहीं हम, इसमें अपन अच्छा कर रहे हैं, सर भी बोल रहे हैं। तो ऐसे शुरुआत हुई। ठीक है सर, मैं आपको आपके साथ बात करने में इतना एक्साइटेड हूँ, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं मैं पराग भारद्वाज हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो यस। है ना? लेकिन क्या अब देखिए जीवन में कैसी कैसी स्थिति आती है। वो गाना भी क्या था, छू कर मेरे मन को, और वो आपका मन ही छू गया, यस। है ना? तो बिल्कुल। वेरी नाइस। और एक्चुअली सुना है मैंने, जैसे डॉक्टरी में भी कहते हैं, और बच्चे जब पैदा होते हैं उनके पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हाँ, जब वो माँ जो प्रेग्नेंट थी, अगर उन्होंने किसी विशेष चीज़ में एक्सपोज़र पाया, जैसे जी। किताबें पढ़ी या संगीत सुना, तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी रुचि उसी में हो जाती है, है ना? यस। यस। अ, तो काफ़ी, तो इस सब का श्रेय आपकी माँ को जाता है जी जी, बिल्कुल। पहला है श्रेय ना? तो उनको ही जाता है हमेशा। जी, जी। तो अब आप गिटार बजाते हैं, और थोड़ा बहुत मुझे आपसे सीखने को मिला कि अ, आजकल जो गिटार जो दिखते हैं हमें, वो बड़े जी अनोखे जी। हैं, है ना? जब हम जी बड़े जी। हो रहे थे तो एक ही तरह का स्टैंडर्ड गिटार दिखता था, यस 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 है यस। ना? वो डब्बा और बीच में वो होल होता था। लेकिन बोलो। आजकल तो ऐसे जी दिख रहे हैं कि अ, मेरे ख़्याल से आपने उसका नाम बताया, साइलेंट गिटार। जी जी, एक साइलेंट गिटार है, बहुत तरीके के हैं, लेकिन मेरे पास कुछ अच्छे गिटार्स का कलेक्शन है। मुझे जैसे पसंद है, अलग अलग गिटार्स में मैंने इन्वेस्ट करके रखा है। एक कस्टम गिटार है मेरे पास जो देहरादून से बनाया है, देहरादून गिटार नाम है उसका। तो देहरादून में एक छोटा फैक्ट्री था, एक फॉरेनर था, वो उन्होंने सेट किया। एंड देन एम्प्लॉयड वहाँ के लोकल लोग, और उनको सिखाया गिटार कैसे बनाता है। इसका भी एक स्टोरी है। तो एक देहरादून कस्टम मेड गिटार है जिसको बनने में 1 साल लगा। अलग अलग जगह से लोग उसको बनाते हैं और फिर उसको असेंबल किया जाता है। फिर एक साइलेंट गिटार जिसकी आप बात करें, वो एकदम हॉलो हॉलो बॉडी सा है। बहुत ब्यूटीफुल साउंड है उसका, यामाहा का है वो। तो वो इट इज पोर्टेबल। उसको अपन रैप कर सकते हैं, छोटा बना के फ्लाइट में मैं कैरी करता हूँ, मेरा ट्रैवल गिटार है वो। तो और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है थोड़े, ऐसे मैंडोलिन बजाता हूँ थोड़ा थोड़ा, मैं बैंजो बजाता हूँ। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मेरी काफ़ी रुचि है।
तो मैं ट्राई करता हूँ अपने म्यूजिक में वो लाऊं, थोड़ा थोड़ा अलग अलग साउंड। यूकुलेले है, मज़ा आता है एक्सप्लोर करने में। लॉकडाउन में ये सब ज़्यादा हुआ सर, क्योंकि काम था नहीं किसी को, तो हम बस मैंने घर पे छोटा स्टूडियो सेटअप किया और एक्सपेरिमेंट करता रहा म्यूजिक के साथ, अलग अलग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजा कर कैसा साउंड आता है मिक्स मास्टर करके। तो काफ़ी सीखने मिला मुझे लॉकडाउन में। तो सर ये तो बड़ा विचित्र नाम है। अब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम साइलेंट गिटार। इसको साइलेंट गिटार क्यों तो बुलाते हैं? इसकी वजह ऐसे है कि नॉर्मल सब गिटार में ऐसा होता है कि इस गिटार में ऐसी एक सुविधा है कि आप ईयरफोन्स डाल दो और आपके कान में वो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बाहर आवाज़ आएगा नहीं बिल्कुल। मतलब आपकी बीवी सो रही है, प्रैक्टिस करो जोर जोर से। समझ गया। तो इसके लिए शायद उसका नाम साइलेंट गिटार, साइलेंटली यू कैन प्रैक्टिस। तो आपके पास कितने गिटार हैं टोटल? सर ये सवाल मुझे रोज पूछा जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मुझे उसका काउंट पता नहीं है, लेकिन एक 7-8 तो है, और बाकी क्लासेस भी लेता हूँ तो वो काफ़ी गिटार्स है, लेकिन एक 7-8 गिटार्स है जो मैं यूज़ करता हूँ स्टूडियो में अपने अच्छे वाले। मैं कभी भी मैंने गिना नहीं हूँ कि आज इतने हो गए अभी तो। तो एक बात बताइए आप। अ, जी जैसे हम गिटार के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक गिटार जो होता है वो भी आप बजाते हैं, है ना? जी तो मैंने देखा है कभी कभी जब इलेक्ट्रिक गिटार लोग बजाते हैं तो वो पैर से भी, वो पैडल है या पता नहीं क्या कहते हैं उसको, जी 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 जी। वो क्या चीज़ होती है और उसमें साउंड का क्या परिवर्तन आता है उससे? तो कैसा है पराग जी, मैं आई एम एन एकोस्टिक गिटार प्लेयर एट हार्ट। मैं 18-19 साल से एकोस्टिक गिटार बजा रहा हूँ। उसमें भी अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन एकोस्टिक में मेरी बहुत रुचि इंटरेस्ट है। अभी 1-1.5 साल से मैं एक्सप्लोर करने लगा हूँ इलेक्ट्रिक गिटार का, जो ये अलग ही दुनिया है काफ़ी। भले 6 स्ट्रिंग्स ही होते हैं, लेकिन बहुत कुछ अलग उसमें है और अलग अलग साउंड उसमें निकलता है। तो ये जो पेडल्स होते हैं पैर से ऑपरेट करने के लिए, वो इफेक्ट्स होते हैं अलग अलग। आपको जो इफेक्ट चाहिए वो टाइप का पेडल आता है। जैसे कि इको है, अगर आप एक नोट बजाते हो तो उसका इको टाक 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 ये इको आ जाता है। ऐसे अनगिनत इफेक्ट्स हैं, आप जितने पेडल लोगे उतना कम है। ये एकदम एक अलग ही दुनिया है, इसमें आप घुस गए तो बस पेडल खरीदो, नया पेडल लो, यही चलता रहता है 1 साल तक। फिर अभी अब जाके मैं रुका हूँ थोड़ा कि अब थोड़ा सीखते हैं बाद में खरीदेंगे। तो पेडल बोर्ड होता है बहुत सारा, एक 8-10 पेडल्स का इलेक्ट्रिक गिटार प्लेयर के पास। फिर वो वजन होते रहते, प्रोसेसर होता है, बहुत अलग अलग साउंड आते हैं। वाह करके साउंड है एक, वाह 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 वैसा साउंड। डिस्टॉर्शन का साउंड होता है, हैवी मेटल जो हम सुनते हैं कभी इंग्लिश सॉन्ग में। काफी बड़ा ये दुनिया है इलेक्ट्रिक गिटार का। तो मैं भी बस 1-1.5 साल से ये वाला सीख रहा हूँ और एक्सप्लोर कर रहा हूँ बस। चलिए, वेरी नाइस। जी तो आपने बताया आपके पास एक कस्टमाइज्ड गिटार है। ब्लेस यू। जी जी जी। देहरादून गिटार नाम है उसका। तो उसमें कस्टमाइजेशन में अपने आप, जैसे कस्टमाइजेशन कहते हैं, तो आपने अपने लिए कुछ यूनिक विचित्र चीज़ बनवाई। तो क्या था जी उसमें? जो अ, ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसमें यूनिक है? जी जी जी। ऐसा है कि जब मैंने बनवाया था वो, अपने को गिटार का इंट्रिकेट नॉलेज, मतलब उसका मेकिंग का नहीं पता होता है एज अ गिटार प्लेयर। पहले अपने को पता होता है कि अपने को क्या साउंड चाहिए, कैसा हाउ इट शुड साउंड एंड हाउ इट शुड लुक, है ना। बाकी तो जो लूथियर है जो बनाते हैं उनको पता कैसे बनेगा। तो मैंने उनको अपना रिक्वायर, तो देहरादून में अपने को जाना पड़ता है, मीटिंग होती है एक बाकायदा अच्छी सी कि आपको क्या क्या साउंड चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल शहर में छोटा सा एक राजापुर नाम का वहाँ पे गाँव है देहरादून में। वो फुट हिल का फुटस्टेप्स पे उन्होंने फैक्ट नॉट इट्स नॉट अ फैक्ट्री, इट्स अ वर्कशॉप बनता है जहाँ पे 8-9 लोग हैं बहुत प्यारे। और वो लोग भी ऐसे एम्प्लॉय कर रहे हैं ना पराग जी के, कोई अभी रिहैब सेंटर से उठाया गया है, कोई घर से भाग गया है उनको एम्प्लॉय किया है। ऐसे अलग अलग लोग का एक 8-10 लोगों का टीम बना के उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की थी। हर एक को स्किल ट्रेनिंग देके, और हैंड क्राफ्टेड, हर एक चीज़ हैंड क्राफ्टेड है, इसलिए इसलिए इतना महंगा भी है वो, बहुत महंगा गिटार। मतलब इट वॉज 1,75,000 व्हेन आई बॉट इट। तभी तो वो बहुत ही महंगा कहलाता था। तो हर एक चीज़, एक आदमी सिर्फ गिटार का नेक बनाएगा, फिर एक आदमी सिर्फ ये बनाएगा, हर एक आदमी का अलग अलग स्किल। फिर जो ओनर है वो पूरा असेंबल करेगा, फिर अपने को बुलाएगा, साउंड चेक होगा उसका प्रॉपर, एकदम ही बहुत ब्यूटीफुल तरीके से वो बनाया जाता है। तो बस मैं तब रेडियो पे प्ले करता था। यहाँ पे एक रेडियो स्टेशन है फीवर 104 और रेडियो नशा। तो मैंने बोला मैं ऐसे ऐसे प्ले करता हूँ, मुझे ऐसा ऐसा साउंड चाहिए। तो फिर वो अपने को हेल्प करते हैं, क्या लकड़ा यूज होगा उसमें। और सीजन गिटार होता है ये। सीजन गिटार का मतलब ये है कि जो लकड़ा यूज होता है दैट इज सीजन। मतलब अ, कोई अच्छा लकड़ा काट के 10 साल जमीन के अंदर डाले, जैसे वाइन होता है 20 साल पुरानी वाइन जितना ब्यूटी, वैसे लकड़ा सीजन होता है। 5 साल वाला लकड़ा, 10 साल वाला, 20 साल वाला लकड़ा, उतना महंगा होता जाता है वो।
तो ये 10 साल पुराना लकड़ा जमीन के अंदर डाला हुआ है, उसको वापस निकाल के फिर उससे गिटार बनाया गया है। बहुत सारी चीजें हैं, तो उसी से उसका साउंड देखोगे इतना ब्यूटीफुल। मैं आपको फोटो दूंगा। उसका फिर फोटो सेशन होता है बाकायदा एक, गिटार का। जब लेने जाते हैं तो उन लोग सैड हो जाते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया, अभी अपना बेबी चला जाएगा। ऐसे बहुत ही प्यारा एक फैक्ट्री था, देहरादून गिटार फैक्ट्री नाम था। आप गूगल पे देख सकते हो, अभी वो बंद हो गया है हालांकि। लेकिन बहुत ब्यूटीफुल गिटार। और ऐसे शॉप नहीं है आप जाके ऐसा गिटार चाहिए, आपको बोलना है क्या चाहिए, फिर वो बनाएंगे आपके लिए। कलर से लेकर सब कुछ। आप बोलो ग्रीन गिटार चाहिए तो आपको ग्रीन गिटार डाई करके देंगे वो, आपके हिसाब से सब कुछ। एवरीथिंग कस्टमाइज्ड। सॉरी टू हियर, वो दुकान अभी अभी नहीं है ना? जी जी, बंद हो गई। तो फॉरेनर था, उसको यहाँ पे कुछ हम्म, प्रॉब्लम्स हो गई, तो काफी साल पहले वो चला गया न्यूयॉर्क बस। ये तो अगला सवाल है आपसे कि आप केवल गिटार नहीं बजाते हैं, आप गाने भी लिखते हैं, है ना? तो एक गाना मैंने आपका सुना, एक दोस्त। और जी जी वो तो मैंने एक्चुअली आपके संपर्क में आने से पहले मैंने सुना था। तो जी जी जी। काफ़ी अच्छा गाना है, और मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि वो अवश्य देखें। और वेरी वेल डन। तो आप बताइए उस गाने के बारे में कुछ। जी, ऐसा है पराग जी के लिखता तो नहीं हूँ मैं, लेकिन बस एक गाना बन गया था, जो जैसे कहते हैं कि वो जब बनना होता है तो बन जाता है। ऐसे एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है पुराना। कुछ हम में कुछ अनबन हो गई थी कुछ साल पहले, तो बात नहीं कर रहा था मुझसे। तो बहुत मैं ट्राई करता था कि उसको मना लूं, मान नहीं रहा था। और बहुत मैं इमोशनल हो जाता था जब वो बात नहीं करता था। तो एक दिन रात को फ्रस्ट्रेशन में मैंने बहुत ट्राई की कि मिल, आज मिल, नहीं मिला। रात को आके मैंने ऐसे ही कुछ फ्रस्ट्रेशन निकालना था, मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था, तो मैंने आई जस्ट पेन डाउन माई थॉट्स के ऐसा थोड़ा गुस्से में मैंने लिख दिया कुछ, और कुछ वो राइम हो गया। फिर एक अंतरा बन गया, फिर मैं कहा कि इसको गाना बना सकते हैं हम, और एक अंतरा लिखते हैं जो मुझे फील हो रहा है उसी दिन, लेकिन उसी टाइम पे वो होगा। अगर कल तक मैं रुकता तो नहीं होता, जो अंदर था वो सब उसमें निकल गया। फिर ये लिखा हुआ ऐसे ही पड़ा हुआ था 1 साल में, कुछ हुआ नहीं उसका, क्योंकि मैं कभी कंपोज करता नहीं था। मैं कवर सॉन्ग्स और बॉलीवुड ही करता हूँ ज्यादा, फ्रीलांसिंग। फिर अब मेरे सर है एक मनीष कुलकर्णी, जिनसे मैं अभी सीख रहा हूँ 4-5 साल से, काफी सीनियर है वो। उनके पास मैं सीखता हूँ, मतलब वो उनके साथ रहता हूँ मैं। ही प्लेस विद आशा ताई, सोनू निगम, बड़ी बड़े लोग सब बजाते हैं सर। तो उनके साथ रिहर्सल्स में गाने कैसे बनते हैं स्टूडियो में वगैरह, इतने साल में मैंने सीख लिया कि गाना कैसे बनता है। तो फिर अभी मुझे मैंने सर को दिखाया, सर ऐसा ऐसा मुझे लिखा हुआ है पुराना सा एक। सर बोले अब तो तुझे आता है गाना कैसे बनता है, तो यू शुड गो अहेड विद दिस। तो फिर सर ने मुझे हेल्प की, हमने कंपोज किया, स्टूडियो बुक करके आर्टिस्ट बुक किए, इन्वेस्ट किया खुद में। और फिर वो रिलीज करा फर्स्ट टाइम मैंने ओरिजिनल सॉन्ग अपना। तो सब प्लेटफॉर्म्स पे है, आप सुन सकते हो, स्पॉटिफाई, आईट्यून्स वगैरह। एक छोटा सा एक वीडियो भी है लिरिकल, यूट्यूब पे डाला हुआ है मैंने। तो या ऐसे बन गया एक ब्यूटीफुल सा गाना। फिर वो बहुत दोस्त तक सुंदर। पहुंचा, फिर हम बात भी करने लगे। अरे वाह! तो काम उसका जी जी। पैसा वसूल हो गया है ना? पैसा वसूल हो गया, तो संगीत से सब कुछ ठीक हो जाता। संगीत, हाँ, उसमें बहुत पावर है, बहुत शक्ति है संगीत में। जी जी लेकिन जी। एक बात मैं बोलता हूँ, बोलने वाला था कि लोग जब गुस्से में आते हैं वो चीज़ें फोड़ते हैं। आप गुस्से में जब आते हो तो आप इतने सुंदर गाना लिखते हो, तो कहने में तो हिचकिचा रहा हूँ, लेकिन अ, मैं सोचता हूँ कि आपको ज़्यादा ही गुस्सा आए, है ना? महीने में 1-2 बार गुस्सा आए तो आप और गाने लिखें। है ना? मैं नहीं प्रार्थना नहीं, अब करूँगा, कोशिश रहेगी कुछ है ना? अच्छा बनाने की। तो ओ, चलिए थोड़ा दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो जी मैंने एक चीज़ आपसे सीखी है कि नोटिस करिए कि जैसे संगीत में आपको बहुत रुचि है, और आपको जब आप गिटार के बारे में बात करते हैं तो आपका चेहरा चमक जाता है। लेकिन जी एक और चीज़ जिसके बारे में आप बताते हैं, जिसमें आपको मेरे ख़्याल से और भी आपका चेहरा खिल जाता है, वो आप अपने स्टूडेंट्स के बारे में जब बात करते हैं, जी जी। है ना? तो जी। बताइए थोड़ा बहुत अपने कि यस यस। टीचिंग कैसे करते हैं आप, और अपने स्टूडेंट्स के बारे में कैसे आप उनको सिखाते हैं? क्या आपका स्टाइल है?
जी जी। तो पराग जी, मैं जब मेरे पहले सर के पास सीखता था, गुरु जी के पास, दीपक सर नाम था उनका। वो बहुत ही सरल, एकदम सरल इंसान थे, मतलब भगवान के आदमी। मतलब ना उन्होंने कभी हमसे ज्यादा फीस ली ना कुछ। एकदम सरलता से रहते थे, बहुत साइकिल पे घूमते थे वो। और छोटे छोटे घर थे उनके, जब भी हम क्लास जाते थे। वो रेंट पे रहते थे, तो हर साल घर चेंज होता था, तो रेंट बढ़ जाता था। तो हम लोग बहुत दूर दूर जाते थे चल के, एवरी संडे। बहुत ही साधारण इंसान थे, और हमको छोटा घर होता था, तो हम लोग 5-6 जन जब बैठ जाएंगे तो जगह नहीं होती थी। तो सर के लिए, खुद के लिए चेयर नहीं होती थी, तो वो घुटने के बल ऐसे बैठ के हमको सिखा देते थे। मतलब इतने इतने सादे थे। मतलब एक टाइम पे हमको उनको बोलना पड़ गया था कि सर फीस बढ़ा दो अब थोड़ी, बहुत फीस कम ले रहे हो आप हमसे। ऐसा भी हुआ। तो एकदम अनटाइमली डेथ हो गई उनकी निमोनिया से, एकदम ही 3-4 दिन के अंदर वो, मतलब ये एक्सपायर्ड एकदम अनटाइमली। तो इट वाज अ शॉकर फॉर अस। तो मैं वहाँ का एकदम सीनियर स्टूडेंट था, तो सर के जो क्लासेस थे वो मैं लेने लग गया। भाभी थी सर की वाइफ, उन्होंने बोला कि आप कंटिन्यू करो, क्योंकि स्टूडेंट्स तो बेचारे, मतलब उनका आधा रह जाएगा म्यूजिक एजुकेशन। तो इस तरह से मैं उनको सिखाने लग गया, बाकी स्टूडेंट्स को। इस तरह से मैं टीचिंग फील्ड में आ गया। जाने अनजाने में मैं भी कुछ बड़ा नहीं था, छोटा ही था, लेकिन मैं सीनियर था, तो मैं जितना मुझे आता था उतना सीखा। तो मतलब मैंने वो सीखा एक बात के, टीचिंग इज नॉट अबाउट नोइंग टू मच। ऐसा नहीं है कि आप बूढ़े होने के बाद टीचर बन सकते हो। आपके पास जितना नॉलेज है उतना आपने किसी को दे दिया, तो दैट इज ऑल्सो टीचिंग। तो मेरे पास जितना नॉलेज उस टाइम था, जितना मैंने सर से लिया था, वो मैंने शेयर किया लोगों से, जो भी 4-5 स्टूडेंट्स हैं तभी। तो अच्छा अच्छा लगा मुझे भी, और उनको भी अच्छा लगा कि कुछ हो रहा है अपना अलग से। बस फिर धीरे धीरे मैं उस कर सिखाता गया बहुत। अभी मैं शायद 12-13 साल से सिखा भी रहा हूँ। तो फिर म्यूजिक इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग मुझे ऑफर आए अच्छे अच्छे। एक संडे वीकेंड बैच मिला, तो बैच फुल हो गया, मतलब 40-45 लोग भर गए, और लोग ऐसे सीढ़ियों पे बैठने लगे कि एक बैच खत्म होगा फिर मैं आऊंगा ऐसे। तो शायद सर सर का आशीर्वाद रहा होगा मुझ पर। बहुत पॉपुलर क्लास होगा यहाँ पे हमारा। तो मैं हफ्ते में 6 दिन सिखाता था, 2 दिन एक क्लास में, 2 दिन और एक ही दिन सिर्फ मुझे मिलता था फ्री। और मजा आता था, क्योंकि लोग आते थे, बच्चे से लेके बूढ़े सब। मतलब मेरे पास स्टेट बैंक रिटायर लोग आते थे, 65 ईयर ओल्ड। मेरे पास बच्चे आते थे स्कूल के, कॉलेज वाले बच्चे आते थे, हर तरह के लोग आते थे सीखने। और मेरा ऐसा था कि मैं भी यंग ही था तब, इतना बूढ़ा कुछ था नहीं, मतलब बड़ा भी नहीं था। कभी कभी पेरेंट्स आते थे देखने सर को, तो मैं तो उनके बीच में बैठा रहता था, तो पेरेंट्स चले जाते थे वापस के, सर आए नहीं है, ऐसा लगता था। फिर मैं दाढ़ी बाड़ी रखने लग गया थोड़ी। तो लेकिन मैं, ऐसा होता कि मेरा दोस्ती हो जाता था वो स्टूडेंट से, मेरा एक ये था हमेशा। पहले से ही जो भी एकदम खास स्टूडेंट हो गया, अपने खास स्टूडेंट कुछ बन जाते हैं ना, जो टिकते हैं अच्छा 6-7 महीना जो टिक गए। तो गिटार में टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई टिकता नहीं है ज्यादा, 2-3 महीने में छोड़ देते हैं, क्योंकि थोड़ा हार्ड है। जो टिक गए वो लंबा टिक जाते हैं। तो जो भी टिक जाते थे फर्स्ट बैच में, 3-4 लोग, 5 लोग आउट ऑफ 20, वो मेरे दोस्त हो जाते थे फिर हम भी स्टार्ट हैंगिंग आउट टुगेदर। फिर हम हॉलीडेज पे जाते थे, पिकनिक पे जाने लगते थे ऐसे। तो ऐसे करते करते मेरा फैमिली बन गया बहुत बड़ा सा, सब हर उम्र के स्टूडेंट्स के साथ। फिर आज भी मेरे जो दोस्त है और मेरे स्टूडेंट्स है, वो सब मिक्स होकर मेरा एक बहुत बड़ा सा ग्रुप है ऐसा। आज मेरा एक संडे बैच करके फेमस है मेरे शहर में, संडे बैच। हम संडे खाली सब मेरे घर पे आते। अब मैं किसी क्लासेस में नहीं जाता हूँ आफ्टर लॉकडाउन। सब मेरे यहाँ पे आते हैं वीकेंड्स पे। मतलब जिनको सीखने हो मेरे घर आ जाओ, घर पे ही मैं, मतलब मेरे घर पे सीट भी नहीं, हम नीचे बैठते हैं। गुरु, मेरे दोस्त चिढ़ाते हैं कि तू तो गुरुकुल खोल के बैठा हुआ है, अभी झाड़ लगा दे यहाँ पे। सब हम लोग नीचे बैठ के सीखते हैं हॉल में, मेरे जितने लोग आ सकते हैं। एकदम ब्यूटीफुल फैमिली है हमारा। और हम साथ में घूमते भी हैं, हम गोवा जाते हैं, हम पार्टी भी साथ में करते हैं, खाते भी साथ, हम कॉन्सर्ट्स काफी देखते हैं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स, जिससे सीखने मिलता है। तो मेरा एक बहुत बड़ा फैमिली है, मेरे स्टूडेंट्स ऐसे मैं मानता हूँ, हम दोस्त जैसे ही रहते हैं। और सीखते हैं, मैं भी उनसे बहुत सीखता हूँ, क्योंकि टीचर भी सीखता है बहुत स्टूडेंट से, और फिर इंस्पायर होकर और कुछ सीख, मतलब क्या सिखाऊं इनको नेक्स्ट। इसलिए इसलिए भी मुझे इंस्पायर होना पड़ता है कि इनको क्या सिखाया जाए, क्योंकि ये इतना टाइम दे रहे हैं मुझे जिंदगी का। तो बहुत अच्छे लोगों से मिला मैं। इवन लॉकडाउन में जब मेरे पार्टनर थे मीरा, उन्होंने और मैंने ऑनलाइन स्टार्ट करा क्लास। मुझे कभी ऑनलाइन जमा ही नहीं था ऐसे, लेकिन शी वाज लाइक, शी बिलीव्ड इन मी के नहीं ऑनलाइन करेंगे, अभी बहुत लोगों को सीखना होता है। तो फिर जो एक्सपांड हुआ, पूरे देश भर में एक्सपांड हुआ, बाहर भी एक्सपांड हो गया मेरे क्लासेस, लंदन से डॉक्टर लोग, दुबई, यूरोप, सब जगह, देहरादून, दिल्ली, सब जगह से स्टूडेंट्स आ गए। और अभी आज ऐसा हाल है कि मैं अगर कहीं भी कोई भी शहर में जाऊँ, तो मेरा एक स्टूडेंट है यहाँ पे, यार आप मेरे घर आओ सर, एक दिन आज यहाँ पे रहो। बहुत ब्यूटीफुल लगता है ऐसे कि रीच आउट हो गए, अपन दोस्त बन गए काफी। तो बहुत मुझे पसंद है टीचिंग, दिल से बहुत। कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कुछ नॉलेज है तो वो शेयर करनी चाहिए लोगों से। अब आपने। मैं यही कहने वाला था कि
गिटार के तारों से आप लोगों के दिलों में घुस गए। है ना? तो अब हमारे दर्शकों ने सुना होगा कि आपके इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, देश भर में हैं, विदेश में हैं। लेकिन ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि मैंने काफ़ी गिटारिस्ट को सुना है, थोड़ी बहुत रुचि है मेरी म्यूज़िक में, ज़्यादा मैं जानता हम्म, नहीं हूँ। अ, हम्म, लेकिन जो आप जिस तरह से आप बजाते हैं ना गिटार को, वो मेरे ख्याल से बड़ा विचित्र है। क्योंकि अ, उसी ट्यून को आप अपना सिग्नेचर दे देते हैं और अपनी छाप डाल देते हैं उस पे। तो मैं दर्शकों से निवेदन करूँगा कि आपका इंस्टाग्राम जो अकाउंट है या यूट्यूब पे जो आपने इंस्ट्रूमेंटल बजाए हैं गानों के, वो अवश्य सुनें। और अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स को आप कंबाइन करते हैं, स्ट्रिंग जी इंस्ट्रूमेंट्स को। और मैंने आपको बताया ये इंटरव्यू थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इंटरव्यू से पहले मैंने आपका वो यारा सिली सिली का सुना था। जी और किस बारीकी से आपने वो बजाया है, मैं दर्शकों से निवेदन करूँगा कि वो अवश्य सुनें, है ना? तो आप समझ जाओगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप में यूनिक टैलेंट है ना? थैंक यू सो मच। तो अब वाइंड अप करने से पहले थोड़ा बताइए, आपने बताया कि आप काफ़ी परफ़ॉर्म करते हैं देश भर में और जी जी अ, विदेश में भी कॉन्सर्ट्स में, तो जी। वो कैसा एक्सपीरियंस होता है? क्योंकि आप स्टेज में खड़े होते हैं, जैसे आप घर में गिटार बजाएँगे तो आपको आवाज़ सुनाई दे जाती है ना? कि कैसे आप बजा रहे हैं। यस लेकिन जब आप यस यस। ऑडियंस के सामने हैं, है ना? जी जी। और मुझे पता नहीं है, स्पीकर्स ऑडियंस की तरफ हैं, आप गिटार जी बजा रहे हो, सामने से शोर मच रहा है, तो कैसे आपको पता चलता है कि मैंने देखा है कभी-कभी वो कुछ हेडफ़ोन्स लगा के रहते हैं हेडफोन्स लगाते हैं। म्यूज़िशियंस। जी जी जी। तो कैसे जी जी आप कैलिब्रेट करते हैं कि आपका गिटार इन ट्यून बज रहा है, इन सिंक बज रहा है? जी जी। अभी तो देखो, पहले तो स्पीकर्स होते थे पराग जी। खुद का सुनने के लिए भी स्पीकर लगते थे, मॉनिटर जिसे कहते हैं। अभी तो ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप इस ईयरफोन है आपके पास, आपके जो बैंडमेट्स बजा रहे हो वो सब आपके ईयरफोन में आ रहा है, तो इट इज़ नॉट लाउड। तो अभी सब टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, बाकी स्पीकर्स भी अच्छे क्वालिटी के रहते हैं। रही बात लाइव म्यूजिक की, तो बीच में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कुछ साल पहले कि हम एक एक टीम था, एडी वेंचर्स करके, उनके साथ हम, देयर वाज अ गाय कॉल्ड अमय डबली, सिंगर थे हमारे दादा, अमय दादा। उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट लिया था कि वी गॉट टू डू आर्मी शोज फॉर द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के लिए हम परफॉर्म करते थे एक ग्रुप बनाकर, बहुत बड़ा सा, बहुत ब्यूटीफुल। एक कॉन्सेप्ट था अलग, एकम सत नाम था, एकम सत इज वन ट्रुथ वन मिशन। ऐसे कॉन्सेप्ट लेके वी स्टार्टेड रिहर्सिंग एंड स्टार्टेड टूरिंग। तो जहाँ भी आर्मी कैंट्स थे पराग जी, ऑल ओवर इंडिया, जहाँ भी आर्मी के कैंटोनमेंट है, जहाँ पे ऑडिटोरियम है, वहाँ हम जाते थे बजाने। वी गॉट नाइस स्पॉन्सर्स, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स, क्योंकि एकदम अच्छा जॉब था। तो एक डेढ़ दो साल में हमने 50-60 कॉन्सर्ट्स ऑल ओवर इंडिया, मतलब लद्दाख से लेके कारगिल में परफॉर्म किया हमने, शिमला में वो कारगिल दिवस के टाइम हमने परफॉर्म किया। जम्मू कश्मीर में हमने 7 days 7 टूर किया। बहुत सारे आर्मी लोकेशन, एक्सट्रीम एक्सट्रीम लोकेशन, पूना में जहाँ भी आर्मी कैंट है, अहमदाबाद। तो इस डेढ़ दो साल में हमको घूमने मिला, इंडियन आर्मी को एकदम करीब से हमने जाना। एकदम लोकल फुट सोल्जर्स से लेके हाई रैंकिंग ऑफिसर्स के साथ हम रहे, उनके बंक बेड में सोए हमने। हमने टैंक चलाया है, हमने गन चलाई, हमको सब कुछ करने मिला। तो बहुत ही ब्यूटीफुल 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो अ, मतलब ट्रैवलिंग इज लर्निंग, तो ये मैं सीखा उन 2-3 सालों में। उसके बाद तो अभी टूर्स तो हम एकदम एक्सट्रीम शादियों में बजाते थे, एक तो दो, मतलब हाई हाई एंड शादियाँ जो होती है, जैसे कि अभी बाली में शादी है मारवाड़ी लोगों की, ऐसे हम, मतलब 10 करोड़ की शादी में बजा रहे। अचानक फिर हम आर्मी का शो आता था तो हम बंक बेड में सो रहे टैंक में लद्दाख में, तो एकदम एक्सट्रीम सा हमने देखा, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और ये वाला भी एकदम, जो बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम था वो। ट्रैवलिंग में बहुत मजा आता है, सीखने मिलता है अपने को अपने बारे में, सर्वाइवल कैसे होता है, अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप कैसे जाते हो। मतलब आसाम के कोई शहर में शो है तो हम फ्लाइट से उतर के 8 घंटा घाटों में चढ़ रहे हैं, फिर वहां पे शो कर रहे हैं। तो कारगिल के टाइम पे हमको हमको ठंड लग रही है 1 डिग्री में, हम वहाँ रुके। लेकिन जब हमको वो बताते हैं अपने को कि यहाँ पे कैसे हुआ था वॉर, कारगिल वॉर जब हुआ था तो -35 में हुआ था वो वॉर। तो सोचो, अपन तो 1 डिग्री में हमको ठंड लगती है, यहाँ पे -35 में हमारे जवान लड़ रहे हैं पहाड़ों पे। तो बहुत कुछ देखने और सीखने मिला। और आप जब स्टूडियो में बजाते हैं म्यूज़िक, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में,
वो एक्सपीरियंस काफी अलग होता होगा, है ना? अलग अलग, एकदम अलग, दोनों चीजें एकदम ही अलग होती है, लाइव और स्टूडियो की। स्टूडियो में कैसा होता है, अपने को सुविधा होती है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज कर सकूँ, एक के ऊपर एक लेयरिंग कर सकूँ, सॉफ्टवेयर होता है आजकल, सब सॉफ्टवेयर है। लाइव में कैसा, आप आपका गिटार है और आप हो बस, गलती हो गई तो गलती हो गई। स्टूडियो में तो गलती सुधारी जा सकती है, इरेज किया जा सकता है, इरेजर होता है अपने पास। लाइव में सब प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा बजेगा। गलती हो गई तो सबको सुनाई देगी आपकी गलती भी, बड़े बड़े स्पीकर है, बड़े बड़े सिंगर है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं ऑडियंस में। लाइव का इज टोटली डिफरेंट, लेकिन जो आइडल होता है लाइव में, वो लाइव का मजा लाइव में ही है। तो लोगों को दिलचस्पी होती है पिक्चरों के गाने सुनने के लिए, तो आप बताइए बॉलीवुड में क्या एंट्री, कैसे एंट्री मारी आपने? ऐसा था कि मुझे बीच में एक चांस मिला रेडियो पर बजाने का। अ, मतलब एक रेडियो स्टेशन है यहाँ पे, फीवर 104 FM। वहाँ से मुझे कॉल आया मेरे एक दोस्त का, जो वहाँ पे साउंड इंजीनियर थे तब, सौरभ नाम है उनका। तो वो बोले कि यहाँ पे एक सिंगर आने वाले हैं, तो उसको उनको अकम्पनी करना है। तो बेसिकली कैसा होता है, यहाँ कोई मूवी आया, उसका सॉन्ग रिलीज हुआ है, तो वो सॉन्ग प्रमोट करने हर सिंगर को रेडियो स्टेशन जाना पड़ता है। तो जब वो सिंगर सॉन्ग प्रमोट करने का रेडियो स्टेशन जाएगा, तब मैं उनको अकम्पनी करूंगा। यही काम था मेरा। तो बस 2 ही सेशन थे, तो मैंने बजाया तो उनको पसंद आया, तो फिर उन्होंने रख लिया मुझे परमानेंट। मैंने 6 साल रेडियो पे बजाया यहाँ। तो ऑलमोस्ट आई प्लेड विद एवरी सिंगर एक्सेप्ट 2-3 नाम जो लूंगा उनके साथ मैंने नहीं बजाया सिर्फ। बाकी मैंने सबके साथ बजाया है, सबके घर जाके सबके साथ 5-5 बारी बजाया है 5-6 साल में। फिर इस रेडियो से क्या होता है, जो बॉलीवुड के सिंगर्स है उनको आपका नाम पता चल जाता है धीरे धीरे, फिर आपको काम आने लगता है बाहर से भी, कह रहे अच्छा बजा रहे हो आप, मेरे बैंड में बजा लो कभी आके। वैसे काफी मैंने, मतलब हरी हरी हरन से लेकर कैलाश खेर, शान, सबके साथ मैंने अच्छा बजा, और के वगैरह के साथ। तो आपको सब नाम से जानते हैं, आपको भी अच्छा लगता है कि इतने बड़े लोग हमको बुला रहे हैं ऐसे। तो ये जो ब्रेक इन था रेडियो वाला जी, था बहुत ब्यूटीफुल था। और रेडियो से पुराना कनेक्शन भी है, हम रेडियो बहुत सुनते थे बचपन में, तो वो रेडियो पे जब प्ले करता था, भले दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कोई कार में बज जाता, कोई गाना गा रहा है तो मेरा गिटार सुना देता, तो मुझे लगता है ये तो मैं हूँ। ऐसा अच्छा लगता है, अलग ही थोड़ा नॉस्टैल्जिक वैल्यू भी हो जाता है रेडियो का। आज के लोग सुनते नहीं हैं आजकल रेडियो, लेकिन हम बहुत सुनते थे तब तो। बहुत अच्छा था, 5-6 साल मेरे बहुत ब्यूटीफुल टाइम था वो भी रेडियो का। सब रेडियो जॉकीज आपका नाम जानते हैं, सब रेडियो जॉकीज मेरे दोस्त हैं। तो मजा किया वो भी 5 साल में। तो लगता है आप इंडिया में पूरा छाए हुए हैं। नहीं, बस काम करते रहते हैं हम हमारा अच्छे से, तो पहुंचता है अच्छी जगह पर। नहीं, आपसे आपसे बात वार्तालाप करके हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ, है ना? और आपको और भी शुभकामनाएं, और भी सक्सेसेस मिले, है ना? थैंक यू सो और मच। आते रहिएगा हमारे चैनल पे, है बिल्कुल ना? और बिल्कुल। मैं तो श्योर हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपके इंटरव्यू से काफ़ी प्रभावित होंगे। और मुझे तो आपसे जब भी मैं बात करता हूँ काफ़ी सीखने को मिलता है। तो अ, हम ये कोशिश जारी रखेंगे आपके साथ, है ना? और बिल्कुल बिल्कुल। है ना, मुझे मालूम है ये आपका बिजी सीजन होने वाला है, आप कॉन्सर्ट्स में जाने वाले हैं, तो ट्रैवल सेफ, है ना? और थैंक यू सो मच। जब ट्रैवल थोड़ा शांत और हो जाएगा थैंक तो यू फॉर हैविंग मी पराग जी। आप भी, मुझे पता है आप भी बिजी हो, आप भी टाइम निकाल के ये सब कर रहे हो दूसरों के लिए, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि मुझे पता है आप भी बिजी हो वहाँ पे, और आप इतना कर रहे हो किसी अच्छी चीज़ के लिए, आई नो। तो हम वापस मिलेंगे, और भी कुछ अच्छा करेंगे। मेरे और भी काफ़ी दोस्त लोग हैं जो सोशल वर्क करते हैं, मैं जानता हूँ। तो हमको और भी कुछ अच्छा करना है उनके लिए, तो बिल्कुल हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, है ना? धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते।